नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद शुक्ला के9 प्रयागराज वर्ल्ड से। साथियों, उत्तर प्रदेश में यूपी 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लगने के साथ ही राजनीतिक दलों की में हलचल बढ़ी है और माहौल क्या है उत्तर प्रदेश 2022 की हम बात करें तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन राजनीतिक दलों का लिटमस टेस्ट होगा, जिसके कि पहली बार 15 फरवरी को इस 7 चरणों में होने वाला चुनाव पहला और 10 मार्च को यूपी में चुनाव के नतीजे आएंगे। तो क्या होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, यहाँ पर छोटे से लेके बड़ा हर दल अपनी अपनी सत्ता की दावेदारी पेश कर रहा है। वह दल भी जो अभी 7 सीटों पर है वह भी सत्ता में आने की दावेदारी करता है, जो 47 सीटों पर है वर्तमान में वह भी दावेदारी करता है, और भाजपा जो कि इस समय 325 एनडीए कुनबा है, उनके तो क्या दावों का क्या कहना, वो तो 350 का दावा कर रहे हैं। आज इसी रिपोर्ट पर हम बात करेंगे, विशेषकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पे किसान आंदोलन गन्ना एक प्रमुख मुद्दा रहा है। आज इसी पर हमारा फोकस होगा। 3:30 बजे निर्वाचन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद जैसे ही आचार संहिता की घोषणा हो गई, पोस्टर और वार एक हर पार्टी अपने आप को प्रेजेंट करने लगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन के तहत 15 तारीख तक किसी भी रैली, किसी भी भीड़ वाले प्रोग्राम को निरस्त कर दिया। ऐसे में पोस्टर वार शुरू हो गया। इसी तरह का एक पोस्टर वार मैं आपको एक एक डिस्कशन करता जाऊंगा कि किस तरह से राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी हवा और बनाने के लिए जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज की इन राजनीतिक पोस्टरों के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के जस्ट आचार संहिता के लागू होने के बाद तुरंत एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उनका नारा था, राज तिलक की करो तैयारी, 10 मार्च को फिर आ रहे हैं भगवाधारी। आप समझ सकते हैं, भगवाधारी फिर आ रहे हैं। ये चुनाव ये भाजपा की तरफ से जारी गया पोस्टर। तो समाजवादी लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना पोस्टर ट्विटर के माध्यम से जारी किया। चल रही है लाल आंधी, चल रही है लाल आंधी, आ रहे हैं समाजवादी, ये अखिलेश की तरफ से जारी किया गया। अब बहन मायावती भी हैं प्रमुख राजनीतिक दल, वो कैसे पीछे रह सकती हैं। उन्होंने भी अपना जो है पोस्टर जारी करते हुए कहा कि 10 मार्च सब साफ, बहन जी आ रही हैं, बहन जी हैं यूपी की आस। यानी 10 मार्च सब साफ, बहन जी हैं यूपी की आस। और इसी तरह से जयंत चौधरी आरएलडी की तरफ से भी अपना पोस्टर जारी किया गया। उन्होंने लिखा कि कुशासन का होगा अंत, सुशासन लेकर आएंगे जयंत। और इसी के साथ जो है कांग्रेस इसमें पीछे कहाँ रहने वाली थी, उन्होंने भी अपना लिखा कि नफरत के दौर में बदलाव की आंधी, और प्रियंका और राहुल के साथ अपना पोस्टर जारी किया। तो दोस्तों, इस तरह से राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक जो इरादे हैं वो जाहिर किए इन पोस्टरों के माध्यम से। और आप अगले ही दिन, अगर आज हम 2 दिन चुनाव को ऐलान हुए हो चुके, अगर हम अखबारों की बात करें तो चाहे अमर उजाला हो, आपके क्षेत्र में आता हो, हिंदुस्तान हो, कोई सा भी अखबार हो, आप देख सकते हैं किस राजनीतिक दल के पोस्टरों और प्रचार से वह अखबार भरा पड़ा हुआ है, कितना पैसा खर्च होगा, बेहिसाब अकूत धन। जिस बात करेंगे पहले दौर की जो 58 सीटें हैं, 58 सीटें यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 2013 का कैराना में हुआ दंगा, मुजफ्फरनगर की जो घटना थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हवा जिस तरह से मुजफ्फरनगर और कैराना से चली, वह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो या पहले दौर की 58 सीटों पर बात करें, जो कि जाटलैंड की बात है, जहां की चुनाव को लेकर खासा चर्चा है पूरे 1 साल से। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था सरकार के खिलाफ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया था, और जाटों की जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह जाटलैंड ऐसे ही खास नहीं है, उसको आप इस तरह से इस समीकरण को समझ सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के दंगे के बाद जो हवा भाजपा के लिए बही, वह 2014, 2019 और 2017 के विधानसभा में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बता रहे हैं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन आज 58 सीटों पर पहली बार वोट डाले जाएंगे, उनमें से 58 में 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। वहीं पर एसपी को 1 सीट मिली है, बीएसपी को 2 सीट, और आरएलडी जो 1 सीट प्राप्त हुई है, जो कि छपरौली विधानसभा, जो कि
चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी का गढ़ है एक तरह से, और वह भी विधायक जो है बाद में भाजपा में शामिल हो चुका है। तो इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे जो है इलाके में किस तरह से अपना दबदबा कायम किया। यही आंकड़ा कम से कम 2019 में भी रहा और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को काफी अधिक बढ़त मिली। अब हम बात करते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो इस बार क्या रहने वाला है। तो इसी तरह से 2017 में यूपी में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट बाहुल्य सीटों का जो आंकड़ा आता है वो लगभग 110 के करीब बैठता है। कोई इसको 110 कोई 100 के लगभग बताता है। अमूमन ये माना जाता है कि जाट जिसमें प्रभावित करते हैं यानी जाटों की भूमिका रहती है वो 110 सीटें बैठती हैं। और जो प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव में वो उन पर चुनाव होने वाले हैं, उन जाट सीटों का अगर हम आंकड़ा आपको बताएं तो काफ़ी कह सकते हैं कि 2017 के चुनाव में भाजपा को 86 सीटें मिली। वहीं अगर हम बात करें पार्टी वाइज देखें कि क्या प्रदर्शन रहा तो 2017 में कांग्रेस जो है वोट परसेंट इसके 5% का नुकसान हुआ। अमूमन 2012 के इलेक्शन में जब इसको 6.2% मिले थे 2012 में और कांग्रेस को सीटें आई थी उस समय 28 सीटें 2012 में। इसमें यूपी को लड़कों का साथ पसंद है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में रैलियां किए थे और उसके बाद 28 सीटें जो है 2012 में कांग्रेस को मिली। वही 2017 के चुनाव में कांग्रेस जो है अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी और उसको मात्र 5% वोटों का नुकसान हुआ और वोट परसेंटेज के साथ ही सीटों में भी सिंगल डिजिट 7 सीटों में कांग्रेस आकर सिमट गई। ये 2017 का आंकड़ा है। 12 में जो है 28 कांग्रेस को मिलता है और 2017 में 7 सीटें हैं। 5.5% वोट का नुकसान हुआ। आरएलडी की बात करें जो कि इस इलाके में खासा जिसका की प्रभाव इस बार देखा जा रहा है, लगभग 350 सीटों पर जो है आरएलडी अपने दम पर लड़ी थी। 1.7% जो है मत प्रतिशत मिला। मात्र एक विधानसभा छपरौली मिली और वह अभी विधायक अब उनके कोटे में नहीं है। और जाट बहुल क्षेत्रों में भाजपा पूरी तरह से छाई रही। तो अभी जो अगर बात करें जैसे सी वोटर और तमाम सर्वे की बात करें तो इस समय समाजवादी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। और जहां तक वोट परसेंटेज की बात है तो 5% से 6% का गैप समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में दिखाया जा रहा है। आज अगर हम उस वोट परसेंटेज का विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा 2017 में 40% वोट मिला। अब वो भारतीय जनता पार्टी जिसे 2012 के चुनाव में मात्र 15% जो है मत मिले और मात्र 47 सीटें मिली, और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है 47 से सीधे 112 सीटों पर आ जाती है और एनडीए गठबंधन को भी जोड़े तो 325 सीटें जाकर यह आंकड़ा बैठता है। और वही समाजवादी पार्टी जिसकी कि 2012 में पूर्ण बहुमत 224 की सीटें प्राप्त थी उसे जो है 47 सीटों पर, यानी 47 सीटों पर 2012 में भाजपा थी तो 2017 में समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर आकर सिमट जाती है। वोट परसेंटेज की बात करें तो दोनों का वोट परसेंटेज का अंतर 18% रहा। एक बात यह भी दिलचस्प है कि बहुजन समाज पार्टी 2017 में या समाजवादी पार्टी की बात करें तो इन्होंने 28 से 29% के बीच में अपनी सरकारें उत्तर प्रदेश में बनाई है। अगर हम भाजपा की बात करें तो 2017 में 40% और 2019 के लोकसभा की बात करें तो यह परसेंटेज और भी ज़्यादा हो जाता है। 50% मतों से भारतीय जनता पार्टी को जो है मतदान मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन उस समय जो है नरेंद्र मोदी का एक चेहरा था, लोकसभा और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर सरकारें चुनते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 15 से अपने वोट परसेंटेज को 25% इंक्रीज करती है, ये परसेंटेज कहाँ से बढ़ी? तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने गैर ओबीसी जातियों में गैर यादव वोट, जिनका कि आंकड़ा अगर हम बात करें ओबीसी का 45 से 50% वोट बैंक उत्तर प्रदेश में माना जाता है, जिसमें अगर हम सटीक आंकड़े की बात करें तो 45% बैठता है, जिसमें 9% अगर हम यादव को निकाल दें तो 35% का यह आंकड़ा बैठता है। और इन गैर जो है यादव ओबीसी में भाजपा ने जबरदस्त पकड़ बनाई, चाहे वह कुर्मी हो, चाहे वह कुशवाहा, सैनी, मौर्य,
जो है कुम्हार, हर जाति में भाजपा ने अच्छी पैठ बनाई और इसी का नतीजा रहा कि सबके वोट परसेंटेज को भाजपा ने अपने अंदर गेन कर लिया। और ये देखा जाए कि उस बार ओबीसी वोटर्स जो कि गैर यादव थे वह भाजपा की तरफ लामबंद हुए। और इसी का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी से 27 कुर्मी विधायक उस 2000 से हैं। अगर हम सैनी, कुशवाहा और मौर्य की बात करें तो 16 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी से जीतते हैं। जाति आंकड़ों की बात करें, वही लोध जो कि आप आगरा, एटा और के इलाकों में हैं, लोधों में जो है 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी से। वहीं गुज्जर की बात करें तो 6 विधायक गुज्जर समाज से जीतते हैं, राजभर से 2 विधायक जीतते हैं। और यादव, ये भी महत्वपूर्ण है, जब कोई यादव वोट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है, 7 विधायक फिर भी भारतीय जनता पार्टी से यादवों में भी जीते। वहीं पर निषादों से 4 और पाल समाज से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी की, यानी पिछड़े समाज से जबरदस्त आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, चाहे वह बीएसपी का वोट बैंक रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का, ये हमने पिछड़े समाज के वोट बैंक में हुई सेंधमारी के विषय में आपको बताया। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2022 में जो समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, ये इस जिनको कि समाजवादी पार्टी को 22% और बीएसपी को 19% 2017 में मिला है, और जिन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में अपने पुराने रिकॉर्ड 28-29% अमूमन सरकारें बना ली गई हैं, इस 40% का जो लंबा वोट गैप कह सकते हैं, अगर मान लिया जाए वोटर जो सी वोटर का सर्वे है या तमाम सर्वे रिपोर्ट आ रही है कि अखिलेश को 5-6% की बढ़त है, तब भी अगर हम भाजपा को कमी माने तो 35% बैठता है और इनका मान लीजिए 25 से 26-27 तक जाता है, तब भी इस परसेंटेज को कैसे ये लोग गैप को पूरा कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, विशेषकर चूंकि पहले दौर का चुनाव वहीं पर है, तो जाटों में भी भाजपा की जबरदस्त पकड़ थी। लेकिन इस बार जो है जाट जो है वो गन्ने की कीमत के बारे में किसानों के साथ एक साल चले सरकार के जो अंतर विरोध थे, इस कारण जाट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा है। और जाट, मुस्लिम और समाजवादी जो गठजोड़ बन रहा है जयंत और अखिलेश का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। और देखना दिलचस्प होगा कि अब बचे हुए समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को किस तरह से बदलती है, किस तरह से ध्रुवीकरण होता है। जिस तरह से ध्रुवीकरण 2017, 2014 और 19 में किया गया, या लोगों को, जाटों को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कौन सा काम किया। वैसे देखा जाए अभी तक तो जाटों को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी सारे प्रयास किए गए, लेकिन जाट है कि सुनते नहीं। अगर हम और भी बात करें, आंकड़ों पे आते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती की बात कर लें तो 19 सीटें बहुजन समाज पार्टी को 22% वोट के साथ प्राप्त हुई, यानी इनका 4% का वोट का नुकसान हुआ। 2012 में इनको 26% मिला था और 2019 में 22% वोटों के साथ 19 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी रही। यानी 2012 में बहुजन समाज पार्टी 80 सीट में और 2007 की बात किया जाए तो प्रचंड बहुमत इनको मिला था, यानी 161 सीटों का नुकसान इनको 2012 में, और ये सीधे 2017 के चुनाव में 19 सीटों पर आके सिमट जाती हैं। वहीं हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को 47 सीटें 2017 में मिली और 2012 में इनको जो है 224 सीटें मिली थी, जिसके बाद इनको यहाँ पर खासा नुकसान हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्रुवीकरण किया। भाजपा का जो राजनीतिक कुनबा है, जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अम्ब्रेला इतना बड़ा किया कि तमाम सारे छोटे राजनीतिक दल, चाहे वह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ा हो या फिर तमाम छोटे दलों में जैसे निषाद पार्टी, राजभर की पार्टी, ये सब लोग इस बार राजभर बाहर चल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ उनका गठबंधन है, निषाद पार्टी के साथ उनका जो है गठबंधन है। उसी रणनीति पर अखिलेश यादव भी चल रहे हैं और इस बार उन्होंने भी छोटे छोटे पार्टी, चाहे वह महान दल रहा हो, चाहे अपना दल कमेरियावादी पार्टी रही हो, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके अखिलेश भी अपने कुनबे को इस बार बढ़ा रहे हैं ताकि क्षेत्रीय स्तर पर अपनी ताकत को मजबूत किया जाए। तो अगर हम दलित वोटों की अब बात करें, ओबीसी वोटों की बात, तो दलितों की आबादी उत्तर प्रदेश में 20% मानी जाती है, यानी 20% आबादी जो है दलितों की है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस बार 84 80 सीटें 84 80 सीटें थी, 2 80 के लिए रिजर्व थी 2017 में, यानी 86 का आंकड़ा बैठता है। और इन
80 सीटों में 2017 के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आरक्षित सीटों पे 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। वहीं दलितों के हितों की हिमायत करने वाली महन मायावती जी की पार्टी को सिर्फ केवल 2 सीटें मिलती हैं। समाजवादी पार्टी केवल 7 सीटों पर सिमट जाती है। इस तरह से आप देखते हैं कि आरक्षित सीटों पर जिसकी पकड़ होती है वही उस पार्टी सरकार में अपनी दावेदारी पेश करती है। तो ये जबरदस्त दलित वोटों में अगर आप बात करिए तो गैर जाटव, यानी आप कह सकते हैं गैर जाटव के अलावा जो अन्य दलित जातियां हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ने का काम किया। ये सोशल इंजीनियरिंग की 12 विधानसभा की बात करें तो भाजपा मात्र 3 आरक्षित सीटों में यानी जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मात्र प्राप्त होती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी जो कि जबरदस्त उछाल मारती हुई 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आरक्षित सीटों पर कब्जा किया और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी को मात्र 15 सीटें मिली और 9 अन्य लोग जीते इन आरक्षित सीटों में। वहीं 3 और थी यानी 89 सीटें थी और बीजेपी को मात्र 2007 के विधानसभा चुनाव में इन रिजर्व सीटों पर 7 सीटें प्राप्त होती हैं। समाजवादी पार्टी को 13 और बसपा का तो बम बम बोला और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 65 सीटें प्राप्त की थी। तो ये दलित सीटों का आंकड़ा है। अगर हम आप ओवरऑल बात करें अभी तक के इस माहौल को चुनाव से पहले, तो पूर्वांचल में जिस तरह से अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा निकली उसमें काफी भीड़ निकली। क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी, ये भी देखने वाली दिलचस्प बात है। और जाटों की जो आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां की उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16 से 18% की आबादी जाटों की बैठती है। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रथम चुनाव पर विशेष आज की हमारी डिबेट का फोकस है। 16 से 18% जाट हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जाटों का जो आंकड़ा है वो 6 से 7% है जनसंख्या में उनका वोट परसेंटेज। तो जाट बहुल जो 120 सीटें, लगभग 113, 110 कहीं कहीं आंकड़ा आता है और 120 सीटों पर जाट मतदान करते हैं और जिसमें भी 40 से 45 सीटें जिसमें कि जाट निर्णायक हैं। देखना है कि वह किस दल की ओर झुकाव करते हैं। फिलहाल तो भाजपा से उनके अंदर काफी नाराजगी है। तो इस चुनावी राजनीति में अब 10 मार्च को आने वाले नतीजों में कौन आएगा कौन जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में बनी रहेगी, यह निर्णायक होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी जन विश्वास यात्रा और चौपालों के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में संपर्क करके अपनी नाराजगी को कम करने का प्रयास किया है। और बात करें अगर हम मुस्लिम बाहुल्य सीटों का, चूंकि यह भी एक बड़ा परसेंटेज है, 20% मुस्लिम जो है मत इसमें मायने रखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और मुस्लिम बाहुल 120 सीटें जिसमें पिछली बार भाजपा ने ध्रुवीकरण करके, चूंकि मुस्लिमों का वोट परसेंटेज बढ़ गए थे और वो बसपा और समाजवादी पार्टी में डिवाइड हो गया था, तो भाजपा को वहाँ भी बढ़त मिली थी और ऐसे सीटों पर भी भाजपा ने जो है 55 सीटें जीती थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि खास मुस्लिम संप्रदाय को सांप्रदायिक रंग देते हुए लगभग 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और 50 से 60 सीटें लेकर वह भी किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को दिखाते हैं। तो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। और हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह से अभी तक प्रदर्शन रहा इन राजनीतिक दलों का। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में 10 मार्च को जो नतीजे आ रहे हैं वह कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीत के दावे कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी अपने जीत के दावे कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपने जीत के दावे कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रचंड बहुमत के साथ 17 में है, उनके तो आंकड़े अभी भी सबसे ऊपर है। वो 350 के नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो 350 प्लस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम जमीनी हकीकत की बात किया जाए तो वास्तव में देखा जाए तो अगर क्या ये लगता है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकने में सक्षम है या जैसा कि दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात किया जाए, हमारे विश्लेषण और आकलन से बात किया जाए तो वास्तव में अभी देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि भाजपा चुनाव में इन 403 विधानसभाओं में सीधे 100 या 150 आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा कोई जमीनी हकीकत नहीं है। आप ये देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष को एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। और ये जो हमने आपको इस ग्राफिक्स के तरीके समझाने का प्रयास किया किस तरह से ओबीसी और दलित जातियों में भाजपा ने शेरमारी की है, अगर वो
उस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी तोड़ने में और अपने कुनबे में जोड़ने में सफल रहती है, तो फिर कहा जा सकता है कि कुछ लड़ाई जो है एक तरह से निर्णायक बनती है। लेकिन कुल मिला के इस विश्लेषण से ये है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त टक्कर है। वही बहुजन समाज पार्टी को 5 से 6% वोट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सर्वे रिपोर्ट कह रही है। अब ये वोट बैंक परसेंटेज किधर जाएंगे यह भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही टिकटों में अभी जो उम्मीदवारों का जैसे ही ऐलान होगा तब भी लोकल स्तर पर तमाम सारे समीकरण बिगड़ेंगे, क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरह से, अगर हम पूर्वांचल को भी ले लें, बहुजन समाज पार्टी द्वारा ज़्यादातर ब्राह्मणों को टिकट दिया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो ब्राह्मण भले नाराज की बात कही जा रही है, लेकिन उनका बहुतायत जंग वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी तमाम उम्मीदवारों को उतार कर, ब्राह्मण चेहरे उतार कर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई पार्टियों के गुणा और गणित को सत्ता में आने से रोक भी सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। इस पर आपकी क्या राय है? फिर जमीनी हकीकत दिखाएंगे यूपी 2022 का। जय हिंद।